Hey guys, this is Ankita Rastogi, and in today's module we are going to cover up classification of business activities. Clear? This is the topic related with chapter 1, class 11th, and today we are going to discuss about classification. In the previous lecture we have discussed that business activities can be classified into two portions. One is industry and other one is commerce. तो आज हम इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में सेपरेट स्टडी करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इंडस्ट्री मीन्स एंड व्हाट इज कॉमर्स. तो लेट्स कंटिन्यू विद इंडस्ट्री. इफ वी विल टॉक अबाउट इंडस्ट्री, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. यानी इंडस्ट्री कोई वो एरिया है जिसमें ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर्क करती हैं जो सब एक ही तरह का सामान बनाती हैं. यानी इफ़ वी विल टॉक अबाउट शूज़, तो जूते जितनी भी कंपनीज बनाती हैं वो एक टाइप की इंडस्ट्री हैं. जैसे टाटा हो गया, आपका बाटा हो गया, लिबर्टी हो गया, एक्शन हो गया, तो दे ऑल वर्क इन द सिमिलर फील्ड. शू कंपनीज हैं वो सारी. अगर हम बात करते हैं कार सेक्शन की, तो आपका स्कोडा हो गया और मारुति है आपकी, ठीक है, वॉल्क्सवैगन है. तो दीज ऑल आर द इंडस्ट्रीज जो किसी एक ही टाइप के गुड में डील करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉमर्स. व्हाट एग्जैक्टली द कॉमर्स इज? इट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. यानी ये सिर्फ ये देखते हैं कि जो भी इंडस्ट्री में बनाया गया है, यानी जो भी हमारी इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस किया है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है या नहीं. एंड हु आर कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स आर दोज हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कंज्यूमर्स और कस्टमर्स दो अलग लोग होते हैं. कस्टमर्स आर द वन जो सामान खरीदते हैं, एंड कंज्यूमर्स आर द वन हु एक्चुअली कंज्यूम्स इट. यानी अगर आपके फादर आपके लिए कोई बुक खरीदते हैं तो ही वुड बी द कस्टमर, लेकिन उसको कंज्यूम कौन कर रहा है, यूज कौन कर रहा है? आप. इट मीन्स यू विल बी द कंज्यूमर. तो दिस इज कॉमर्स. जो कोई प्रोडक्ट बनाती नहीं है, सिर्फ उसका इतना सा काम है कि वो सारे प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में बनाए गए हैं उसे वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं. नाउ अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो सिर्फ इतना सा कह सकते हैं दैट कॉमर्शियल एक्टिविटीज बिगिन विद द प्रोडक्शन एंड मूव अहेड व्हेन द गुड्स आर रेडी फॉर मार्केटिंग, एंड दे विल स्टॉप व्हेन द गुड्स आर इन द हैंड ऑफ देयर फाइनल यूजर्स. कॉमर्स की एक्टिविटी तब से स्टार्ट हो जाती है जब प्रोडक्ट बनता है और बिकने के लिए तैयार हो जाता है, और उस वक्त एंड हो जाती है जब आपका प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर के हैंड में पहुंच जाता है. दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर, ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट कॉमर्स. लेट्स डिस्कस अबाउट रोल ऑफ कॉमर्स. आखिर कॉमर्स का रोल क्या है हमारी लाइफ में, हमारी मार्केटिंग में? सो नंबर 1, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. लोगों की हिंड्रेंस को दूर करता है. यानी इसका बेसिक काम है वो होलसेलर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, इन सबको प्रोवाइड कराता है. नंबर 2, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह कैसे सामान पहुंचाया जाए, ये डिफाइन किया जाता है कॉमर्स में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. नेक्स्ट इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज. जो सामान आपका स्टोर करके रखा जाएगा, गोडाउन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग जो आपको चाहिए, वो कहाँ से आएगी, ये भी कॉमर्स ही डिसाइड करता है. नेक्स्ट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस की जो इशू होती है कि आपको अपनी इंडस्ट्री डालने के लिए पैसे चाहिए, कुछ एक्सटेंशन के लिए मनी चाहिए, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट इट, यू कैन गेट इट फ्रॉम बैंकिंग. तो ये हिंड्रेंस दूर करने का काम भी कॉमर्स के ही पास है. नेक्स्ट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. whenever you launch any product or whenever any of the company launch any product, do you get that in your dreams? सपने में आता है आपके प्रोडक्ट की फलानी कंपनी ने ABC प्रोडक्ट लॉन्च किया है? No, we came to know about the products through advertising. तो यही एडवर्टाइजिंग हमें प्रोवाइड कराता है कॉमर्स. क्लियर? The last is removing hindrance of risk.
कॉमर्स ही हमारे लिए हमारे बिजनेस में होने वाले रिस्क को भी कम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है थ्रू इंश्योरेंस। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस गारंटी नहीं करता है कि आपको लॉस नहीं होगा। इंश्योरेंस ओनली गारंटीज कि जितना भी लॉस आपको होगा वो कम से कम होगा, मिनिमाइज होगा। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड। अब अगर हम बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड क्या है? ट्रेड सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो सिर्फ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड। जब सामान खरीदा और बेचा जाता है उसे ट्रेड कहते हैं। और वो सारे लोग जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं खरीदने और बेचने की, वो कहलाते हैं ट्रेडर। और जो ट्रेडर हैं दे आर द बेसिक लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो लिंक है वो कौन है? आपके ट्रेडर्स। यानी आपको अगर एक मैगी खरीदने के लिए फैक्ट्री तक जाना पड़े तो शायद आप वो मैगी कभी खरीदना पसंद नहीं करेंगे, है ना? तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलर्स और ट्रेडर्स कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक जाते हैं, आपके लिए प्रोडक्ट बल्क में परचेज करते हैं एंड आफ्टर दैट दे प्रोवाइड द प्रोडक्ट टू यू इन योर रीच। आपके डोर स्टेप्स पर, आपके पड़ोस वाली शॉप पर दे प्रोवाइड द मटीरियल। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रेड। अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमारे सामने दो टाइप के ट्रेड निकल के आते हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरनल फर्स्ट। इंटरनल क्या होता है? इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ सिंगल कंट्री। जब एक सिंगल कंट्री के अंदर ही सारा काम चलता है और सब अपनी जो सर्विसेज हैं वो सेल करते हैं, तो इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेडर। इंटरनल ट्रेडर में फर्स्ट टाइप आता है आपका होलसेलर। ये वो ट्रेडर्स होते हैं बेटा जो बल्क में सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से और उसके बाद उन्हें स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रिटेलर्स को। क्लियर? नंबर 2, दे आर रिटेलर्स। रिटेलर्स वो ट्रेडर होते हैं बेटा जो होलसेलर से सामान खरीदते हैं लार्ज यूनिट में, जैसे 20 यूनिट्स 40 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, और उसके बाद आपको बेच देते हैं सिंगल यूनिट के बेसिस पे। जैसे आपने एक चिप्स, एक बिस्किट, एक ब्रेड ले लिया, तो दैट इज फ्रॉम रिटेलर्स। और होलसेलर सामान लेते हैं 10,000 यूनिट्स में, 20,000 यूनिट्स में एंड ऑल। सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। अगर हम बात करें एक्सटर्नल ट्रेड की, तो एक्सटर्नल ट्रेड इज समथिंग जिसमें आप प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल करते हैं। क्लियर है? जब आप एक कंट्री से सामान दूसरी कंट्री, आउटसाइड द कंट्री सेल करेंगे तो इट वुड बी नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड। इसके 3 टाइप हैं। नंबर 1, इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट में व्हेन यू इंपोर्ट, इंपोर्ट 2 वर्ड से मिलके बना है। इम विच मीन्स कमिंग इन, पोर्ट यानी सी के थ्रू या किसी और ऐसे मीन के थ्रू जहां से आप सामान दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में ला रहे हैं। तो जब हम दूसरी कंट्री से सामान खरीदते हैं, इट इज नोन एज इंपोर्ट ट्रेड। व्हेन वी सेल आवर प्रोडक्ट टू द अनदर कंट्री, इट इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। तब हम उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड। एंड वन इज एंटरपोर्ट ट्रेड। एंटरपोर्ट ट्रेड इज समथिंग इन विच यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, नाइदर यू आर सेलिंग एनीथिंग। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ एक कंट्री से सामान खरीद रहे हैं और दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं। दैट इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं बेटा वो सारी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराई जाती हैं कॉमर्स के थ्रू, ताकि जितने भी आपके वेंडर्स हैं वो आपके साथ अटैच रहें और आपकी सर्विसेज को अवेल करके उन्हें अच्छा लगे। तो देयर आर द एक्टिविटीज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू परफॉर्म द एक्टिविटीज रिलेटेड विद बिजनेस इज नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। समझ में आया? नेक्स्ट इज दीज एक्टिविटीज हेल्प इन अ स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। ये कोई सामान प्रोवाइड नहीं कराती आपको, सिर्फ स्मूथ फ्लो प्रोवाइड कराती है बिजनेस का, जिससे कोई इशू ना क्रिएट हो। नेक्स्ट इट इज
6 kind of auxiliaries to trade could be found in the business. Number 1, transportation, जहाँ पर आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. Number 2, warehousing, जहाँ पर आपका मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ सामान, क्योंकि एक ही दिन में सारा सामान सेल नहीं होता, आपको उसे स्टोर करके रखना होता है, तो आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं. दैट इज वेयरहाउसिंग. थर्ड वन इज इंश्योरेंस. काफ़ी बार ऐसा होता है कि ड्यू टू सम सर्टेन और इन सर्टेन कॉजेज आपको लॉस बियर करना पड़ता है, तो उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो हम बेसिक चीज़ें अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज इंश्योरेंस. नंबर 4, इट इज़ बैंकिंग. अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर उसके एक्सपेंशन के लिए जब आपको मनी की, पैसों की ज़रूरत होती है, इट इज़ नोन एज बैंकिंग फैसिलिटी. आफ्टर दैट इट कम्स अबाउट एडवर्टाइजिंग, जहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है कस्टमर से इंटरैक्ट करने की, वेयर यू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स, जहाँ पे आपके कस्टमर्स समझते हैं, जानते हैं इस बारे में कि आखिर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. इफ वी विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो इट इज़ द आफ्टर सेल सर्विसेज जो आप सामान को बेचने के बाद प्रोवाइड कराते हैं. अगर आपकी कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है, सो नो वन वुड एवर लव टू ज्वाइन योर कम्युनिटी. कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीदना ही पसंद नहीं करेगा. रीज़न, उसे पता है कि इफ़ ही विल बाय योर प्रोडक्ट और उसमें कोई कमी आ जाती है तो फिर आपका जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत ख़राब है, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो वो कभी भी आपका प्रोडक्ट खरीदना पसंद नहीं करेंगे. इसीलिए वही प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं जिनकी कस्टमर सर्विसेज अच्छी होती हैं. बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का एक पूरा चैप्टर आपके 11th में लगा हुआ है जो कि आगे है, वहाँ पर हम इन सारे हेड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ इन सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का छोटा सा ओवरव्यू प्रोवाइड कराया है. द नेक्स्ट हेड इज बिजनेस रिस्क. अब यहाँ पर बिजनेस रिस्क से क्या मतलब है? बिजनेस रिस्क is a term which refers to the possibility of a commercial business making inadequate profit due to uncertainties. For example, change in taste of consumer, changing preference of the consumers, etc. etc. यानी जब कस्टमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंस, उसके स्वभाव में कोई चेंज आ जाता है, मार्केट कंडीशन, कंपटीशन लेवल में कोई चेंज आ जाता है, उन सब चीज़ों की वजह से जो चेंजेस आते हैं और जो कंपनी को लॉस बियर करना पड़ता है, वही कहलाता है बिजनेस रिस्क. टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 तरीके का रिस्क निकल के आते हैं. वन इज स्पेक्युलेटिव एंड द अदर वन इज प्योर रिस्क. स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है वो जो शायद है, शायद नहीं होगा. अगर मार्केट कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल है तो हमें रिस्क नहीं है, लेकिन अगर मार्केटिंग कंडीशंस हमारे खिलाफ हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स को ज़्यादा बायर्स मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा स्पेक्युलेटिव रिस्क. अगर हम बात करें प्योर रिस्क की, तो प्योर रिस्क इज समथिंग, अगर वो कंडीशन एप्लीकेबल है तो रिस्क होगा, अगर कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है तो फिर रिस्क नहीं होगा. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें फायर की, थेफ्ट की या फिर स्ट्राइक की, तो अगर इनमें से कुछ भी होता है सिर्फ तभी आपको प्योर रिस्क बियर करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं. लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. अगर मैं कॉजेज की बात करूं तो देयर आर सर्टेन कॉजेज विच इफेक्ट्स अ लॉट, और उन्हीं की वजह से आपका जो बिजनेस रिस्क है वो कम या ज़्यादा होता है. नंबर 1, इट इज़ नेचुरल कॉजेज, जो आपके बाढ़ या आप कह सकते हैं ये बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ गया, या जो भूकंप आ जाता है आपका, अर्थक्वेक काइंड ऑफ थिंग, उनसे जो लॉसेज होते हैं, दे आर नेचुरल कॉजेज. कोरोना वायरस इज ऑल्सो वन ऑफ देम. कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं और यही एक नेचुरल क्लैमिटी है. नंबर 2, इट इज़ ह्यूमन कॉजेज. कोई थेफ्ट कर ले, कोई धोखा दे दे आपको, कोई आपके बिजनेस में लॉस के लिए कुछ काम करवा दे, तो दैट इज़ ह्यूमन कॉजेज. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिक कॉजेज कौन से होते हैं? इकोनॉमिक कॉजेज आर दोज जो आपके गुड की डिमांड से, प्राइस से, कलेक्शन ऑफ ड्यूज, कस्टमर के नेचर से, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों से डराइव होते हैं. लास्ट इज अदर कॉजेज. इन सारे कॉजेज को छोड़कर, यानी ह्यूमन, नेचुरल और इकोनॉमिक कॉजेज को छोड़कर जो कॉजेज बच जाते हैं
वो सारे के सारे हमारे आते हैं अदर कॉजेज में। कौन से होते हैं ये कॉजेज? ये कॉजेज होते हैं जैसे कोई मशीन फेल हो गई, यानी मशीन ने वर्क करना बंद कर दिया, ख़राब हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं आई, आज पूरे दिन काम नहीं हो पाया, है ना, आपका कोई बॉयलर था वो बर्स्ट हो गया, उसके वजह से जो रिस्क हो गया। दीज आर द थिंग्स। नाउ हाउ कैन वी मिनिमाइज अवर रिस्क? सी, अवॉइडेशन ऑफ रिस्क इज वेरी डिफिकल्ट। ना आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, ना आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बट यू कैन मिनिमाइज इट। अगर आप इंश्योरेंस का सहारा लेते हैं तो आप उसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं कि इन केस ऑफ लॉस इंश्योरेंस कंपनी विल बियर आइदर 20 और 40% ऑफ दैट लॉस। तो दैट इज द मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। लेकिन इसे अवॉइड या एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? So that's all for today. Thank you so much. If you like the content, please subscribe my channel, like this video and share it with your friends. Your love make me encouraged to make such videos like that. Thank you so much. Subscribe my video. Thank you.